मैं मनोज हरिदास शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का टॉपिक चल रहा था, जहां हम रुके थे उससे आगे देखें। अभिवृत्ति है ना, इसमें 4 बातों पर बल दिया जाता है। अभिवृत्ति में 4 बातों पर बल दिया जाता है। अभिवृत्ति में 4 बातों पर बल दिया जाता है। देखिए कौन कौन सी हैं, क्योंकि कल हमने की थी अभिवृत्ति की विशेषता। आज ये 4 बातें कौन कौन सी शामिल की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति पहली जो बात रहेगी वो रहेगी कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति का अर्थ क्या रहेगा? किसी भी वस्तु के प्रति, वस्तु कह सकते हैं, व्यक्ति भी कह सकते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच होती है, वही कर्षण शक्ति कहलाती है। यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तब भी कर्षण शक्ति है, यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तब भी कर्षण शक्ति है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, दोनों ही सोच किसके नाम से जानी जाएगी? कर्षण शक्ति के नाम से जानी जाएगी। तो पहला बात रहेगी कर्षण शक्ति। दूसरा आता है चरम सीमा। चरम सीमा, चरम सीमा किससे मानेंगे? किसी भी सोच का अंतिम बिंदु, है ना, अधिकतम कितना सोच सकते हैं, अधिकतम कितना सोच सकते हैं। तो किसी भी सोच का जो अंतिम बिंदु है वो चरम सीमा कहलाएगा। मान लो किसी के लिए हम अगर सकारात्मक सोच रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए कितना सकारात्मक सोच सकते हैं, वो सारी सकारात्मक सोच चरम सीमा कहलाएगी। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए नकारात्मक सोच रख रहे हैं तो कितनी अधिक नकारात्मक सोच रख सकते हैं, वो भी चरम सीमा कहलाएगी। तो किसी भी सोच का जो अंतिम सर्वोच्च बिंदु है वो चरम सीमा के नाम से जाना जाएगा। तो देखें चरम सीमा में किसी भी सोच का, सोच कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, दृष्टिकोण, किसी भी सोच या दृष्टिकोण का अंतिम उच्चतर बिंदु ही, अंतिम उच्चतर बिंदु ही चरम सीमा कहलाता है। चरम सीमा कहलाता है। अर्थात किसी के लिए सकारात्मक या नकारात्मक सोच का अंतिम सर्वोच्च बिंदु ही, अंतिम सर्वोच्च बिंदु ही चरम सीमा कहलाता है। अंतिम सर्वोच्च बिंदु ही चरम सीमा कहलाता है। तो ये दूसरा रहेगा चरम सीमा। तीसरा आता है सरलता व जटिलता। सरलता
या जटिलता। सरलता या जटिलता में क्या चीजें शामिल की जाएगी? यदि अभिवृत्ति की संख्या कम है, यदि अभिवृत्तियों की संख्या कम है तो अभिवृत्ति है वो सरल होगी, और यदि अभिवृत्तियों की संख्या अधिक है तो अभिवृत्ति है वो जटिल हो जाएगी। कैसे, मैं बताऊंगा। यदि अभिवृत्ति की संख्या कम है, अभिवृत्ति की संख्या कम है तो वह सरल होगी, और यदि अभिवृत्तियों की संख्या अधिक है, और यदि अभिवृत्ति की संख्या अधिक है तो वह जटिल होगी, तो वह जटिल होगी। मान लो जब हम एक या दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, एक या दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या एक या दो वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, तब तो अभिवृत्ति कैसे हो जाएगी? सरल। जब हम 1000-2000 लोगों के लिए या 1000-2000 वस्तुओं के लिए सोच रहे हैं तो अभिवृत्ति कैसे हो जाएगी? जटिल हो जाएगी। तो कम के लिए सोचना सरल है, अधिक लोगों के लिए सोचना है वो जटिल हो जाएगा। अंतिम चौथा आता है केंद्रितता। केंद्रित भी कह सकते हैं और केंद्रितता भी कह सकते हैं, केंद्रित या केंद्रितता। केंद्रित या केंद्रितता किसे कहेंगे? किसी भी विशिष्ट अभिवृत्ति को, किसी भी विशिष्ट या विशेष, किसी भी विशिष्ट या विशेष सोच को केंद्रितता कहा जाता है, केंद्रितता कहा जाता है। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि 12वीं कक्षा में आप 99% अंक लेकर के आए, 12वीं कक्षा में आप 99% अंक लेकर के आए, ऐसी जो सोच है वो सोच क्या कहलाती है? केंद्रितता कहलाती है, विशिष्ट सोच है। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसके लिए सोच रहे हैं? केवल पास होने के लिए कि हे भगवान हमें तो पास करवा दे, पास करवा दे। तो ये विशिष्ट सोच नहीं है, ये तो सभी की सामान्य सोच है। तो अभिवृत्ति में इन 4 बातों को या 4 चीजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है अभिवृत्ति का निर्माण। अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक तत्व या कारक। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायता करेंगे, उन सभी चीजों को अभिवृत्ति के सहायक तत्व या अभिवृत्ति के सहायक कारक माने जाएंगे। देखें कौन कौन से चीजें हैं। पहला है साहचर्य के आधार पर, साहचर्य के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण, साहचर्य के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। दूसरा है पुरस्कार और दंड के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण, पुरस्कार और दंड के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। तीसरा देखें परिवार, अध्यापक
और विद्यालय के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण, परिवार, अध्यापक और विद्यालय के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। चौथा है प्रतिरूपण, प्रतिरूपण या प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। पांचवा है व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। और अंतिम रहेगा सामाजिक परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक समूह के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण। तो इन सभी के आधार पर किसी भी बालक की अभिवृत्ति का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आता है अभिवृत्ति के संपर्त्य या सिद्धांत। अभिवृत्ति के संपर्त्य या सिद्धांत, यहां से हमें दो सिद्धांत याद करने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अभिवृत्ति के संपर्त्य व सिद्धांत में इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। पहला है संतुलन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अपना संतुलन का सिद्धांत। सिद्धांत भी कह सकते हैं, संपर्त्य भी कह सकते हैं। पहला अपना सिद्धांत रहेगा संतुलन का सिद्धांत। और जो संतुलन का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक रहेंगे, कई बार तो सीधा इस सिद्धांत के प्रतिपादक ही पूछ लिए जाते हैं। फ्रीटज हाइटर, फ्रीटज हाइटर है वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इस सिद्धांत को POX का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को POX का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिवृत्ति में तीन तत्वों को या तीन घटक को शामिल किया जाता है। एक घटक तो हो जाएगा P, एक हो जाएगा O और एक हो जाएगा X। ये सिद्धांत क्या है? P वह व्यक्ति होगा जिसकी अभिवृत्ति का मापन किया जाएगा, O है ये कोई दूसरा व्यक्ति होगा, और X है ये विषय वस्तु होगी जिसके आधार पर P और O की अभिवृत्ति का मापन किया जाएगा। देखें, इस सिद्धांत में अभिवृत्ति के तीन घटक या
तत्व बताए गए, 3 घटक या तत्व बताए गए हैं। तीन घटक या तत्व कौन से? एक तो है P, एक है O और अंतिम है X। देखिए पहला है P। P कौन है? यह वह व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का पता लगाना है, जिसकी अभिवृत्ति का पता लगाना है या मापन करना है, जिसकी अभिवृत्ति का पता लगाना है या मापन करना है। दूसरा देखिए O, यह कोई दूसरा व्यक्ति है। कैसे आगे बताऊंगा मैं। यह कोई दूसरा व्यक्ति है। उसके बाद आता है X। X क्या है? यह कोई विषय वस्तु, यह कोई विषय वस्तु है जिसके संबंध में, विषय वस्तु है जिसके संबंध में P तथा O की अभिवृत्ति का पता लगाना है। अभिवृत्ति का अर्थ क्या हो गया? सोच। P तथा O की अभिवृत्ति का पता लगाना है। अब देखें, मान लो ये X है। X क्या रहेगी? विषय वस्तु रहेगी। X क्या है? विषय वस्तु। X विषय वस्तु है और मान लिया जाए कि अपनी X विषय वस्तु है, वो कौन सी है? दहेज है। दहेज है कि शादी के अंदर दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शादी हो, लड़की की शादी हो, तो शादी में दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शादी में दहेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो X क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु कौन सी होगी? दहेज। अब मान लो जो O है, जो O है ना, O की तो दहेज के प्रति कैसी सोच है? नकारात्मक है। नकारात्मक सोच रखता है। कैसी सोच है? कि ना तो दहेज दिया जाए और ना ही दहेज लिया जाए। O की तो ये सोच है। वो क्या सोचता है? कि ना तो दहेज दिया जाए और ना ही दहेज लिया जाए। और P की क्या सोच है? P की सोच है कि दहेज के प्रति कैसी सोच है? सकारात्मक सोच है। सकारात्मक। इसका क्या मानना है? कि दहेज है विवाह में मिलना चाहिए। दहेज है वो विवाह में मिलना चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों का, इसकी सोच का और इसकी सोच का जो अध्ययन किया जाएगा, वही अध्ययन किसके नाम से जाना जाएगा? संतुलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। जो संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक माना जाता है वो लियोन फेस्टिगर को माना जाता है। लियोन फेस्टिगर ये सिद्धांत का प्रतिपादक। तो संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक रहेगा लियोन फेस्टिगर। इस सिद्धांत में यह माना गया कि एक व्यक्ति में दो प्रकार की संज्ञानात्मक विसंगतियां पाई जाती हैं। अर्थात एक व्यक्ति एक ही समय में
दो प्रकार की अलग अलग सोच रखता है। तो जब दो प्रकार की विपरीत सोच रखता है तो इसमें से एक सोच को हटाना पड़ेगा, है ना। दो विपरीत सोच नहीं होनी चाहिए, दो सोच है वो समान ही होनी चाहिए। मान लो जैसे हमें पता है या किसी भी व्यक्ति को पता है, पहली सोच, पहला संज्ञान क्या है कि पान गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। पहली सोच ये है कि पान गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। दूसरी, मैं भी पान गुटखा खाता हूं, तो दोनों समान होना चाहिए। कैंसर होता है और मैं भी पान गुटखा खाता हूं तो गलत चीज है। जब हमें पता है कि कैंसर होगा तो हमें पान गुटखा नहीं खाना चाहिए। इस चीज का पता है कि मुंह का कैंसर हो जाएगा पान गुटखा खाने से, तो हमें पान गुटखे को छोड़ देना चाहिए, ना कि पान गुटखे का सेवन करना चाहिए। वही सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। देखें, इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में दो संज्ञान विसंगति रखता है। दो संज्ञान विसंगति रखता है, लेकिन व्यक्ति की संज्ञान विसंगति में, लेकिन व्यक्ति की संज्ञान विसंगति में समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए। जैसे क्या है? पहला संज्ञान देखें, क्या है पहला संज्ञान कि पान गुटखा व तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है। मुंह का कैंसर होता है। दूसरा संज्ञान देखें क्या है? मैं पान गुटखा खाता हूं। मैं पान गुटखा खाता हूं। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। उसके बाद जो संज्ञानात्मक है, इसके बारे में हम लिखेंगे अभिवृत्ति नीति, संज्ञानात्मक विकास। छोटा सा दे रखा अपना संज्ञानात्मक विकास। अभिवृत्ति के बाद नया टॉपिक है ये संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास है, इस विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन रहेंगे? जीन पियाजे। संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? संज्ञान का जो सामान्य अर्थ होता है ना, संज्ञान का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। सह को हटा दिया तो क्या बचा? ज्ञान। तो संज्ञान का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। लेकिन जब संज्ञान को परिभाषित किया जाता है तो संज्ञान क्या हो जाता है? संज्ञान सूचना संसाधन, स्मृति और एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञान है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। तो संज्ञान का सामान्य अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान को प्राप्त करना, ये संज्ञान का सामान्य अर्थ। वैसे संज्ञान किसे कहेंगे? कि संज्ञान एक ऐसी
मानसिक प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है तथा भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। वो चीज क्या कहलाएगी? संज्ञान कहलाएगी, है ना। जो संज्ञानात्मक विकास है, इस विकास में 3-4 शब्द दिए गए हैं जो आपकी 12वीं कक्षा की सहायकों की किताब में है। 3-4 शब्द दे रखे हैं, जैसे स्कीमा दे रखा है, वस्तु स्थायित्व दे रखा है, अनुकूलन दे रखा है। तो ये शब्द क्या है वो भी हमें पेपर में पूछे जाते हैं, बताऊंगा मैं आपको। जैसे पहला शब्द है स्कीमा, पहला अपना स्कीमा। स्कीमा में किस किस चीज को शामिल किया जाएगा? स्कीमा में 4-5 चीजों को शामिल किया जाएगा। जैसे पहला है पूर्व अनुभव व पूर्व ज्ञान के आधार पर नई संरचनाओं का निर्माण करना। दूसरा देखें, एक मानसिक संरचना, वो भी क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। तीसरा देखें, मानसिक बौद्धिक व चिंतन के विकास की विभिन्न अवस्था भी क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। चौथा देखें, जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में एक नए परिभाषित शब्द को काम में लिया है, वह भी स्कीमा कहलाता है। वह स्कीमा कहलाता है। तो ये सारी चीजें किसमें शामिल की जाएगी? ये सारी चीजें स्कीमा में शामिल की जाएगी। 2-4 शब्द और है जो आपको अगले क्लास में बताएंगे। दोबारा से देखें जहां से हमने शुरू किया था। यहां से हमने शुरू किया था कि जो अभिवृत्ति है इनमें 4 बातों पर बल दिया जाता है। पहला है कर्षण शक्ति, अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच होती है वही कर्षण शक्ति के नाम से जानी जाती है। दूसरा है चरम सीमा, किसी भी सोच या दृष्टिकोण का अंतिम या उच्चतर बिंदु ही
चरम सीमा के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी हम सकारात्मक या नकारात्मक सोच रखते हैं, उस सोच का अंतिम बिंदु ही चरम सीमा है। तीसरा आता है सरलता या जटिलता। यदि अभिवृत्तियों की संख्या कम होगी तो अभिवृत्ति सरल होगी, और यदि अभिवृत्तियों की संख्या अधिक होगी तो अभिवृत्ति है वो जटिल होगी। अर्थात जब हम 1-2 लोगों के लिए सोचेंगे तो अभिवृत्ति सरल होगी, जब हम 1000-2000 लोगों के लिए या पूरे देश के लिए सोचेंगे तो अभिवृत्ति है वो जटिल हो जाएगी। चौथा आता है केंद्रित या केंद्रिकता। किसी भी विशिष्ट या विशेष सोच को केंद्रिकता के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम 12वीं कक्षा में मेरिट को प्राप्त करें, वो विशेष सोच ही केंद्रिकता है। और कई ऐसे सोच रहे हैं कि पास हो जाएं, तो वो सामान्य सोच है, वो केंद्रिकता में नहीं रखी जाती है। उसके बाद है अभिवृत्ति के निर्माण के सहायक तत्व कौन कौन से है। पहला है साहचर्य के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। दूसरा है पुरस्कार और दंड के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। तीसरा है परिवार, अध्यापक और विद्यालय के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। चौथा है प्रतिरूपण या प्रक्षेपण के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। पांचवा है व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। छठा है सामाजिक परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक समूह के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। उसके बाद आता है अभिवृत्ति के संप्रत्यय या सिद्धांत। पहला अपना संप्रत्यय आएगा संतुलन का सिद्धांत। प्रतिपादक रहेंगे फ्रीटज हाइटर। इस सिद्धांत को POX सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिवृत्ति में 3 घटक है, P, O तथा X। P कौन है? P वह व्यक्ति होता है जिसकी अभिवृत्ति का पता लगाना होता है। O कोई दूसरा व्यक्ति होता है, और X है ये विषय वस्तु होता है जिसके आधार पर P तथा O की अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है। जैसे इस सिद्धांत में X है वो तो है दहेज। अब दहेज के बारे में P की सोच क्या है और O की सोच क्या है, उस सोच का पता लगाना ही संतुलन का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा आता है संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है लियोन फेस्टिगर को। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 2 समान विसंगतियां रखता है, लेकिन व्यक्ति की संज्ञान विसंगतियों में समानता होना जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति का पहला संज्ञान है कि पान मसाला खाने से, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, और दूसरा संज्ञान है कि वह स्वयं भी पान मसाला खाता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक माने जाएंगे जीन पियाजे। संज्ञान का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन वैसे संज्ञान का अर्थ होता है संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके में 3-4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा किसे कहेंगे कि पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर नई संरचनाओं का निर्माण करना। दूसरा स्कीमा एक मानसिक संरचना है। तीसरा मानसिक, बौद्धिक और चिंतन के विकास की विभिन्न अवस्थाएं स्कीमा है। चौथा जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में एक नए परिभाषित शब्द को काम में लिया है और वह शब्द स्कीमा के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। कल जीन पियाजे को आगे लेकर के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप अच्छे से पढ़ाई करें। कल मिलते हैं।